हाँ जी, अगर मैं ई वे बिल की बात करता हूँ तो ई वे बिल में क्या होते हैं आपके पास में, ई वे बिल का सेक्शन कौन सा होता है, ई वे बिल का, ई वे बिल का सेक्शन होता है बेटा 68, सेक्शन 68 और रूल 138, ये ई वे बिल के लिए बनाए गए हैं, ये ई वे बिल के लिए बनाए गए हैं, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। ई वे बिल अभी बड़ा हॉट टॉपिक है, तो इन सबको आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए, अब अगर मैं बात कहूँ तो सेक्शन 68 रूल और रूल 138 ये आपका क्या है, ई वे बिल के अंदर काम करता है। और ई वे बिल का मतलब ओनली फॉर गुड्स होता है, ये रस्ते का बिल है, इलेक्ट्रॉनिक जनरेट किया जाता है ये, और ओनली फॉर गुड्स है, और वह गुड्स है जिनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके लिए दो रूल्स होते हैं, सी जीएसटी रूल भी है और एस जीएसटी रूल भी है। सी जीएसटी रूल जो एप्लीकेबल होते हैं वो एप्लीकेबल किस पे होते हैं भैया, एप्लीकेबल और इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स, इंटर स्टेट मूवमेंट पे। हाँ जी, और ये एप्लीकेबल किस पे होता है साहब, ऑन इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट मूवमेंट। अब देखिए, तो ये जो है ईच स्टेट, ईच स्टेट हैज इट्स ओन रूल्स, हर स्टेट का अपना अपना रूल है, इसलिए ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में ये नहीं, क्योंकि हम इतने सारे स्टेट का एक साथ तो याद नहीं रख सकते, ध्यान नहीं रख सकते हैं। और यहाँ पे यस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाता है, तो एक ही है आपके पास में, और वैसे भी हम सी जीएसटी हमारे रूल, सी जीएसटी हमारे सिलेबस में है, तो ये हमारे सिलेबस में है। चलिए, ये हमारे सिलेबस में है। ओके, अब ये सब तो हमने देख लिया था। यहाँ पे अच्छा, ई वे बिल, फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया था। ई वे बिल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जनरेटेड ऑन जीएसटी पोर्टल, एविडेंसिंग। अच्छा, एक बार इसको वापस वापस इसको रीड करेंगे। हाँ जी, रितिका रीड करो भाई वापस। E-way bill is an electronic document generated on the GST portal evidencing movement of goods. Section 68 mandates that the government may require the person conveyance carrying एक मिनट एक any मिनट रितिका, तेरा नेटवर्क स्लो है, बंद कर एक मिनट, किसी और को बोलते हैं। चारू पढ़ता, यस सर। सर स्टार्टिंग से पढ़ूं? सेक्शन 68 से पढ़ लिया। Okay, sir. Section 68 mandates that the government may require the person in charge or of a conveyance carrying any consignment of goods of value exceeding such amount as may be specified to carry with him such documents and such devices as may be prescribed. हाँ जी, ये क्या Rule कहता है, 130. हाँ जी जस्ट, इसमें सिर्फ सिंपली क्या बोला गया कि आप, मैं ई वे बिल वापस करवा रहा हूँ एक तरह से, बिकॉज ई वे बिल के क्वेश्चंस आने की बड़ी भरपूर संभावना है इस बार। हाँ जी, तो ये यहाँ पे क्या होगा आपका, सेक्शन 68 क्या कहता है, सेक्शन 68 ये कहता है कि आपको क्या करना है, जो कन्वेंस का इंचार्ज है, जो वेसल का इंचार्ज है, जो कन्वेंस चला रहा है, जिस कन्वेंस में गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, वह इंचार्ज क्या करेगा, अपने साथ में उन गुड्स से रिलेटेड ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि प्रेस्क्राइब किए हुए हैं उसको अपने साथ में कैरी करेगा। ठीक है, ओके। तो सेक्शन 68 में तो यही बात कहता है। सेक्शन 68 क्या बात कहता है कि जो आपका पर्सन इंचार्ज है, जो आपका पर्सन इंचार्ज है, पर्सन इंचार्ज ऑफ कन्वेंस, वो अपने साथ में डॉक्यूमेंट्स रखेगा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू गुड्स, कौन से गुड्स, जो कि उसके क्या हैं, which are in his conveyance।
जो कि उसके कन्वेंस में, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ तक की बातें तो हमने देखी, ये सेक्शन 68 की बात करता है, ठीक है। अब ये रूल 138, रूल 138 क्या कहता है? रूल 138 क्या कहता है? ई वे बिल को क्या कहता है? ई वे बिल को प्रेस्क्राइब कर रहा है, यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि कंसर्न, जो कि आपको कैरी करना पड़ेगा। तो 68 में क्या बोला गया? आपको रिक्वायर गुड्स को, जब भी आप एक मूवमेंट से एक जगह से दूसरी जगह गुड्स ले जाते हैं, तो जिस गाड़ी में भी आप ले जा रहे हैं, उस गाड़ी को जो चला रहा है, यानी जो पर्सन इंचार्ज है, उसको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रखने होंगे। और 138 में क्या बोल दिया गया कि इस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में क्या आता है? आपका ई वे बिल भी आता है। 138 में ई वे बिल को भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बोला गया। हाँ जी, और ई वे बिल है क्या, ये यहाँ पे बताया गया। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो जनरेट किया जाता है जीएसटी पोर्टल पे, और इसके अंदर क्या होता है? जो गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रहा है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो देखिए, फर्स्ट पैरा को हम बात करें तो इसमें आपको ई वे बिल का मतलब समझाया गया, सेक्शन 68 समझाया गया, और अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे रूल 138 समझाया गया। चलिए, अब व्हेन इज रिक्वायर्ड टू जनरेट, तो ई वे बिल मैंडेटरी होगा इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, अगर एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स जा रहा है और उसकी वैल्यू कितनी है? एक्सीडिंग है 50,000, और इसकी वैल्यू क्या है? एक्सीडिंग है 50,000। दो तीन चीजें इसमें हम बात करेंगे, वापस एक बार बात करेंगे। अब वैल्यू के अंदर इसको, वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? सबसे पहले मैं बात करूं, इस वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखिए, ये जो वैल्यू कैलकुलेट होगी इसमें, हाँ जी, ईवी बिल पढ़ा है क्या आपने? पीछे से पढ़ा है क्या? हेलो, हाँ जी, किसी ने, कोई बोल रहा है? नहीं बोल रहा है? बताऊं मैं, आपने पढ़ लिया या आगे पढ़ा है कुछ इसके बारे में? कुछ पढ़ा क्या, या नहीं तुम्हें बताऊं No, वापस? sir. नो सर। चलो, तो इसको आप कहीं नोट भी कर लीजिएगा, इसके वैल्यू को कैसे डिसाइड करते हैं। तो वैल्यू के लिए क्या बोला गया? एज डिसाइडेड अंडर सेक्शन 15। बताओ, अंडर सेक्शन 15 क्या था? वैल्यू ऑफ सप्लाई। Value of goods. हाँ जी, और उसमें वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात करते थे, जिसमें ट्रांजैक्शंस वैल्यू की बात करते थे, जिसमें कुछ चीजें ऐड की जाती, कुछ चीजें ऐड नहीं की जाती। समझ में? अच्छा, तो एज गुड एज उसमें अंडर सेक्शन 15 की जो वैल्यू आती है, वह वैल्यू ही यहाँ पे आएगी, लेकिन वो वैल्यू यहाँ पे होगी। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं अंडर सेक्शन की बात करता हूं, अंडर सेक्शन में यहाँ पे बात करूं कि क्या 15 की बात करता हूं, तो बताइए उसमें क्या चीज को एक्सक्लूड किया गया था? Discount. डिस्काउंट। नहीं, डिस्काउंट को एक्सक्लूड किया गया था, वो सब तो इसमें भी एक्सक्लूड करेंगे ही करेंगे। उसमें जीएसटी को हम नहीं लेते थे, इफ यू रिमेंबर। जो जीएसटी हम, यानी वैल्यू के अंदर जीएसटी का हम कैलकुलेशन नहीं करते थे। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। अरे भाई, समझ क्या हुआ? आया कि नहीं आया समझ में? है सर। सेक्शन, अंडर सेक्शन 15 के अंदर, अरे हम अंडर सेक्शन 15 उसमें लिखा था ना, बाकी सारे टैक्सेस इंक्लूड होंगे, सिर्फ क्या इंक्लूड नहीं होगा? आपका जीएसटी। जीएसटी। बाकी अगर सपोज कीजिए कस्टम ड्यूटी लगी हुई है, या किसी पे सपोज एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है, तो ये सारे गुड्स, ये सारे टैक्सेस उसमें इंक्लूड होते हैं। लेकिन जीएसटी अगर हमने पे किया, जीएसटी उसके उस वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। Yes, sir. हाँ जी, हाँ मोहित, प्रभात, समझ में आया ये पॉइंट? रितिका? यस सर, आ गया। चलिए, Yes. लेकिन यहाँ पे जो 50,000 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे ना बेटा, इसमें हम जीएसटी को भी ऐड करेंगे, इसमें हम जीएसटी को भी ऐड करेंगे। जो आपका जीएसटी है वो भी ऐड होगा, और वो ऐड होने के बाद में
वो ऐड होने के बाद में यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी, ये वैल्यू अगर आपकी एक्सीडिंग 50,000 होती है, ये वैल्यू अगर आपकी एक्सीडिंग 50,000 होती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। समझ में आती है बात? यस सर। अच्छा, अब एक और चीज सही ही बता देता हूं मैं, एक और चीज बता देता हूं इसमें वैल्यू में, बेटा कहीं साइड में नोट करते जाना। वैल्यू में एक और चीज इंक्लूड, जैसे एक इनवॉइस है मेरा, उस इनवॉइस में टैक्सेबल गुड्स भी है और एग्जेम्प्ट गुड्स भी है, टैक्सेबल भी है और एग्जेम्प्ट गुड्स भी है। तो एग्जेम्प्ट गुड्स को शामिल नहीं किया जाएगा, एग्जेम्प्ट गुड्स को शामिल नहीं किया जाएगा, टैक्सेबल गुड्स को शामिल किया जाएगा। उसकी वैल्यू प्लस जीएसटी, इसको ही शामिल किया जाएगा। तो इसको आपको देखना होगा कि उस इनवॉइस की पूरी वैल्यू को ना लेके सिर्फ ये वाला पोर्शन के वैल्यू लेंगे, और अगर ये आपका क्या है, ये आपका 50,000 से ज्यादा है, तो आपको जनरेट करना पड़ेगा ई वे बिल, नहीं तो जनरेट नहीं करना पड़ेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? जैसे यस सर, आ गई। जैसे सपोज कीजिएगा, एक है आपका टैक्सेबल सप्लाई है, टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल किया आपने उसमें 40,000 का, 10% जीएसटी लेता हूं तो प्लस 4,000 जीएसटी है, 44,000 उसका वैल्यू है। उसी में आपने एग्जेम्प्टेड गुड्स भी लिखा हुआ है, और वो है 20,000 का, प्लस उस पर जीएसटी कुछ है नहीं, तो ये 20,000 आपका ये हो गया। अब ये टोटल है आपका 64,000 का। तो अगर मैं इनवॉइस की वैल्यू देखूं तो कितनी आती है, 64,000 आती है। लेकिन हमें यहाँ पे वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है, वो वैल्यू सिर्फ कौन सी कैलकुलेट करनी है अपने को? टैक्सेबल। हाँ टैक्सेबल जी, गुड। टैक्सेबल पोर्शन ही हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिएगा टैक्सेबल पोर्शन जो आपका है बेटा, वो टैक्सेबल पोर्शन आपका 44,000 ही है। तो बताइए ई वे बिल बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा? नहीं बनाना पड़ेगा। नहीं बनाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? यस क्लियर? सर। तो ई वे बिल बनाने के लिए, ई वे बिल बनाने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए हमारे पास में? ई वे बिल बनाने के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, फर्स्ट क्या है, आप ई वे बिल कब बनाओगे? तो यू आर द रजिस्टर्ड पर्सन, प्लस गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, अरे देखो कोई आया है, गुड्स मूवमेंट प्लस, अरे हाँ भाई, जो गुड्स का मूवमेंट हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी एक्सीड कर रही है? उसकी वैल्यू 50,000 से एक्सीड कर रही है। अगर ये तीनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाइड होती है, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? तो आपको बनाना पड़ेगा, क्या बिल। बनाना पड़ेगा? ई वे बिल बनाना पड़ेगा। चलिए, समझ में आ गया ये चीज? देखिए, ये वैल्यू वाला पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. चलिए, सिर्फ एक को आया समझ में, थैंक यू। आ गया सर। अच्छा, अब मूवमेंट शुड बी, मूवमेंट होना चाहिए। हाँ जी, इन रिलेशन टू सप्लाई, सप्लाई है तो ही मूवमेंट होगा। अरे अदर देन सप्लाई को भी इंक्लूड कर लिया। और ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, क्या मतलब हो गया कि अगर यहाँ पे देखिएगा, मैंने कल बात किया था कि ये ई वे बिल बनाएगा कौन? ई वे बिल बनाएगा कौन? तो जब पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, यहाँ पे पर्सन हु इज सप्लाइंग द मूवमेंट, हु इज सप्लाइंग द गुड्स, ये नहीं है बेटा। क्या है? पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स। कॉजिंग ऑफ मूवमेंट, कॉजिंग फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? जिसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है। अब आप देखिए, आपने दिल्ली से माल परचेज कर लिया, आपने उसको बोला कि यार ये माल मैं मंगवा लूंगा, ये माल मैं मंगवा लूंगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, आपने उस माल को मंगवा लिया, तो अब आप रिसिपिएंट है, आप रिसिपिएंट है, लेकिन मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है? आपकी वजह से, कॉजिंग, यानी कि कौन मूवमेंट करवा रहा है? वहां से दिल्ली से जोधपुर माल कौन मंगा रहा है? आप मंगा रहे हो। सारा इसके लिए लायबल कौन है? आप हैं। तो ई वे बिल भी कौन जनरेट करेंगे? आप जनरेट करेंगे। अब सपोज कीजिएगा इसमें कि
सप्लायर ने बोल दिया कि ओके मैं ही गुड्स सेंड कर दूंगा, दिल्ली के सप्लायर ने बोल दिया कि मैं ही गुड्स जोधपुर सेंड कर दूंगा, तो ऐसी कंडीशन में हु इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स? दिल्ली का सप्लायर। तो दिल्ली का सप्लायर यहाँ पे ई वे बिल जनरेट करेगा। बात समझ में आती है? यहाँ पे कहीं भी सप्लायर की बात नहीं कही गई, द पर्सन हु इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स उसकी बात कही गई। चलिए, लेकिन अब इसमें एक बात और बोली गई, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से माल खरीदते हैं, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से माल खरीद रहे हैं, तो भैया भले ही वो माल भेज रहा है, ई वे बिल तो आपको जनरेट करना पड़ेगा। ई वे बिल तो आपको जनरेट करना पड़ेगा। ई वे बिल में क्या हुआ? सप्लायर रेसिपिएंट की बात नहीं गई। ई वे बिल में था कंसाइनर और कंसाइनी। ई वे बिल में जो कॉन्सेप्ट लिया गया ना, कंसाइनर और कंसाइनी का कॉन्सेप्ट लिया गया। और इसमें भी क्या है, इसकी भी बात नहीं करता है, इसमें भी कहता है इन दोनों में जो भी द पर्सन हु इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, जिसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है, जो मूवमेंट करवा रहा है, वह ई वे बिल भरेगा। और अगर उसमें भेजने वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो फिर जो सामने वाली पार्टी रजिस्टर्ड पर्सन, उसको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। चलिए, साथ ही साथ में ये बात तो पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे तो ई वे बिल कौन बनाएगा? Registered person who is causing the movement of goods. Okay? अब गाइज, अगर यहां पे मैं कहता हूं कि मेरा कंसाइनर और कंसाइनी दोनों ही अनरजिस्टर्ड है, बोथ आर अनरजिस्टर्ड, बोथ आर अनरजिस्टर्ड साहब, अब बताओ, अब ई वे बिल कौन बनाएगा? क्या ऐसी कंडीशन में आप ई वे बिल बनाना नहीं पड़ेगा क्या? नहीं। हाँ जी, गुड्स का मूवमेंट है 50,000 से ज्यादा है, गुड्स का मूवमेंट मान लेते हैं 55,000 है, बताओ साहब बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा? नहीं। नहीं सर, रजिस्टर्ड नहीं है ना। अब देखिए, अगर ये दोनों ही रजिस्टर्ड नहीं, ई वे बिल तो बनाना पड़ेगा। ई वे बिल तो अगर गुड्स का मूवमेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रही है और इसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। लेकिन अब रजिस्टर्ड पर्सन तो ई वे बिल नहीं बना सकता अभी। तो ऐसी कंडीशन में जो ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर बाय रोड, वो ई वे बिल बनाएगा, चाहे रजिस्टर्ड हो या नहीं हो। अरे ट्रांसपोर्टर और बाय रोड को तो बनाना ही पड़ेगा भाई, समझ में आ रही है? हाँ सर। चलिए, थर्ड सिचुएशन, एक सिचुएशन और लेते हैं। अच्छा, इसमें एक नोट लगाते हैं, अगर ट्रांसपोर्टेशन बाय एनी अदर मोड है, एनी अदर मोड का मतलब क्या? देखिए, रोड का मतलब क्या हो गया? ट्रक का ट्रांसपोर्टेशन, समझ में आती है बात? अगर ट्रांसपोर्टेशन एनी अदर मोड है, यानी आपने रेल से भेजा है, आपने जहाज से भेजा है, आपने हवाई जहाज से भेजा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में, इस सिचुएशन में ई वे बिल नहीं बनेगा। आया समझ में? आया आपको ये? यस सर। चलिए, ये कुछ बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई, ये नोटिंग करते जाना बेटा, ध्यान रखना, फिर कहोगे सर ये हुआ नहीं। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर, अपन ने से जो पहले कंडीशन लिखी थी ना, ये रजिस्टर्ड गुड्स मूवमेंट प्लस वैल्यू अगर एक्सीडिंग 50,000 होती है, हाँ तो सर जैसे इनमें तो सर है ही नहीं, ये दोनों ही हाँ, अनरजिस्टर्ड है। तो इसी का तो एक एक्सेप्शन है ये, इसीलिए तो मैंने बोला दिस इज, यही तो इसीलिए तो अच्छा। इसके नीचे डिस्कस कर लिया हमने, दिस इज द एक्सेप्शन हाँ, ऑफ दिस ठीक है। कंडीशन। ओके ओके, सर, एक बार ये नोट वाला वापस बताना, कौन सा नोट? ये जो एक्सेप्शन हाँ, का नोट। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें ये बोला कि अगर आपका नोट में क्या बोलता है, अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन if transportation by any other mode
अगर ट्रांसपोर्टेशन किसी और मोड से हो रहा है, जैसे रेल से हो गया, वेसल से हो गया, एयरक्राफ्ट से हो गया, तो आपको ई-वे बिल बनाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, ओके सर। हाँ जी। अच्छा बताओ, ये कंडीशन है हमारी, इसमें इसमें मेरा ट्रांसपोर्टेशन रेल से हो रहा है, बताओ ई-वे बिल बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। यहां तो बनाना पड़ेगा, समझ में आ रही ना, यहां तो बनाना ही पड़ेगा। वैल्यू देख लेते हैं 55,000। चलिए, ठीक है, ई-वे बिल इन एवरी सिचुएशन। चलिए, अब देखिए, अब यहां पे चलिए, अब यहाँ पे अगर मैंने बात कर, रजिस्टर्ड पर्सन कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स शैल बी फर्निश्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द सेड गुड्स इन द पार्ट। ई-वे बिल जो बनता है बेटा, अब ये जो ई-वे बिल बन रहा है, ये जो ई-वे बिल बनता है दो पार्ट में बनता है। ई-वे बिल जो बनता है वो दो पार्ट में बनता है, और वो दो पार्ट कौन सा होता है? पार्ट 1 भी होता है और पार्ट 2 होता है सर। अब हम्म पार्ट 1 को हम पार्ट ए कह सकते हैं और पार्ट 2 को हम पार्ट बी भी कह सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे पार्ट ए में गुड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सारी आती है। पार्ट ए में गुड्स रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आती है, प्लस कंसाइनर और कंसाइनी से रिलेटेड। पार्ट बी में क्या होता है? ट्रांसपोर्टर की इंफॉर्मेशन आती है, यानी उसका व्हीकल नंबर एक्सेट्रा, वो इंफॉर्मेशन आती है। तो ऐसी कंडीशन में यहां पे क्या होगा? अब पार्ट ए तो आपको, पार्ट ए ये कौन फिल करता है? या तो कंसाइनर या कंसाइनी, ये लोग बनाएंगे। और ये जो पार्ट बी है, ये कंसाइनर और कंसाइनी ये भी बना सकते हैं। और अगर ये ट्रांसपोर्टर को बोल देते हैं कि यार तुम फिलअप कर देना, तो ट्रांसपोर्टर भी ये कॉमन पोर्टल पे ये इंफॉर्मेशन फिलअप कर सकता है। हाँ जी, ट्रांसपोर्टर बाय रोड। चलिए, उसके बाद में अगर यहाँ पे नोट, अगर नर और नी दोनों ही क्या है? अनरजिस्टर्ड है। अगर नर और नी दोनों ही क्या है? अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो फिर ये पार्ट भी कौन बनाता है? ट्रांसपोर्टर बनाता है। हाँ जी, समझ में आया? ये पार्ट भी कौन बनाता है? आपका ट्रांसपोर्टर बनाता है। चलिए, हाँ जी, सर ये आपने पार्ट बी के नीचे ट्रांसपोर्टर लिखा है, उसके जस्ट नीचे ये क्या लिखा है? ये व्हीकल नंबर है कि वगैरह, व्हीकल नंबर है, वी नंबर, व्हीकल नंबर। चलिए, अब यहां पे
तो रजिस्टर्ड पर्सन कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, यहाँ पे सप्लायर की बात नहीं कर रहा, वो किसकी बात कर रहा है भैया? कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो मूवमेंट के लिए उत्तरदायी है, जिसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है। हाँ जी, चलिए एक्सेप्शन, चलिए आज हम एक्सेप्शंस पढ़ते हैं। मैंने कहा था ये पॉइंट में आपको बातें बताऊंगा। एक्सेप्शंस कहाँ कहाँ पे ई वे बिल नहीं बनाया जाता, कहाँ कहाँ पे ई वे बिल नहीं बनाया जाता। हाँ जी, तो इसको हम दो पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। सर एक बार पार्ट ए पार्ट बी निकाल ना, लिखना है थोड़ा सा। हाँ जी, थैंक यू सर। चलिए अब ई वे बिल के हम कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे। एक्सेप्शंस टू मिनिमम कंसाइनमेंट, एक्सेप्शंस टू मिनिमम कंसाइनमेंट वैल्यू रुपीज 50,000, वैल्यू रुपीज 50,000। अब ये क्या कह रहा है साहब? देखिए एक्सेप्शंस दो तरह से हैं। एक तो है एक्सेप्शंस ऑफ 50,000, इसका मतलब क्या हो गया भैया? ये जो मैं जो आपको कंडीशंस बता रहा हूं भाई साहब, ये कंडीशंस बता रहा हूं, तो इसमें यदि भले ही आपकी वैल्यू 50,000 से कम है, भले ही वैल्यू आपकी 50,000 से कम है, आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। पहला तो एक्सेप्शंस वो होता है, दो तरह से एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस ऑफ लिमिट ऑफ द 50,000, इसका मतलब क्या हो गया कि भैया यहाँ पे 50,000 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, यहाँ पे 50,000 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। एक तो ये एक्सेप्शन, और दूसरा एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शंस ऑफ ई वे बिल, या इसका मतलब ये हो जाता है कि आपको वहां पे ई वे बिल बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको ई वे बिल बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए इन दोनों पॉइंट्स को हम एक साथ ही मूवमेंट कर लेते हैं। यहां पे हम बात करें नाउ एक्सेप्शंस। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? एक्सेप्शंस की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा एक्सेप्शंस। अब एक्सेप्शंस की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे एक्सेप्शंस ऑफ रुपीज 50,000 लिमिट, तो इसका मतलब क्या हो गया भैया? ई वे बिल, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 50,000 की लिमिट नहीं देखेंगे, और ई वे बिल बनाना, ई वे बिल इज मैंडेटरी, ई वे बिल इज मैंडेटरी। दो कंडीशन है सर। पहली कंडीशन तो क्या है आपका? प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर। अगर आप अगर आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल भेजा है और जॉब वर्क के लिए भेजा है, देखिए इसको, अगर आपने प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर के लिए माल भेजा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ई वे बिल बनाना पड़ेगा। सेकंड, अब देखिए इसमें कैसा आ सकता है कि जैसे मैंने कुछ अपना गुड्स जॉब वर्कर के पास में भेजा, उसकी वैल्यू थी 2,000 रुपए, उसकी वैल्यू कितनी थी? 2,000 रुपए। बताइए ई वे बिल बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा, ई वे बिल बनाना पड़ेगा। समझ में आ रही है चीज? हाँ जी, हाँ जी, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई आपको? Yes, sir. Yes. ठीक है। अरे मोहित बाबा समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ। दूसरा दूसरा है हैंडीक्राफ्ट गुड्स।
नाउ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स की बात करता हूँ बेटा, तो हैंडीक्राफ्ट गुड्स में ये यहाँ पे एक्सेप्शंस क्यों लगाया गया? देखिए ये हम ये पॉइंट पढ़ रहे हैं, एक तो ये हो गया आपका इंटरेस्टेड, डेफिनेटली हम सारे इंटरेस्टेड की बात करेंगे, या CGST रूल पढ़ रहे हैं तो CGST की बात करें, इंटरेस्टेड की बात करेंगे। और ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स by a person exempted from the obtaining registration। देखो अगर आपको पता हो तो रजिस्ट्रेशन के अंदर, अगर आपको पता हो तो रजिस्ट्रेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि जो व्यक्ति भी इंटर स्टेट सप्लाई करता है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो व्यक्ति माल ले जाता है, तो अगर उसको भले वो 1 रुपए का भी माल ले जा रहा है, इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। याद है आपको थोड़ा सा? हाँ जी। अगर लेकिन उसमें एक 20 लाख की लिमिट्स दी गई थी नोटिफाइड गुड्स के बारे में। एक तो आर्ट मतलब क्राफ्ट मेड गुड्स था हैंडी, और दूसरा क्या था आपका हैंडीक्राफ्ट गुड्स। यदि आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स को, यदि आप हैंडीक्राफ्ट आइटम को क्या करते हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाते हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं थी, बशर्ते कि आपका जो टर्नओवर है, जो एग्रीगेट टर्नओवर है, वो एग्रीगेट टर्नओवर क्या है बेटा? वो एग्रीगेट टर्नओवर आपका 20 लाख से कम है। एग्रीगेट टर्नओवर आपका क्या है? 20 लाख से कम है। बट आपको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको उसका ई-वे बिल तो जनरेट करना ही करना पड़ेगा। आपको उसका ई-वे बिल तो जनरेट करना ही करना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया आपको? आई सर। Yes, sir. 2 ही यस आए हैं, बाकी Yes, sir. 3, Yes, sir. 4, यस सर। 5। Yes, sir. Yes, sir. चलिए कम से कम 6-7 तो यस आए। हाँ जी। सो अब हम यहाँ पे बात कहेंगे, तो ये पहला पॉइंट तो आपका ये क्या हो गया, ये एक्सेप्शंस हो गया भैया ऑफ ₹50,000 का। चलिए इसी चार्ट में मैं लिख लेता हूँ एक्सेप्शंस, दूसरा लिख लेता हूँ मैं जनरल एक्सेप्शन। अब जनरल एक्सेप्शंस का मतलब क्या हो जाएगा कि अब यहाँ पे जनरल एक्सेप्शंस, तो यहाँ पे क्या है, नो ई-वे बिल, मतलब इस कंडीशन में आपको ई-वे बिल ही नहीं बना हुआ है। ई-वे बिल बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, पहला। गुड्स मेंशन इन annexure of रूल 138। बस इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे गुड्स की लिस्ट है, इसमें थोड़ी बहुत करीबन 50-60 गुड्स की लिस्ट है, हमें ध्यान नहीं रखना है। ऐसा गुड्स जो कहाँ मेंशन है, गुड्स मेंशन इन एनेक्चर ऑफ रूल 138। रूल 138 के अंदर एक एनेक्चर दिया हुआ है, अगर उसके अंदर गुड्स मेंशन है तो हमें क्या नहीं बनाना है, ई-वे बिल नहीं बनाना है। हाँ जी। goods transported by non-motor vehicle, हाँ जी, गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय नॉन मोटर व्हीकल्स, समझ में आता है आपको? क्या मतलब है इसका? कि अगर आप किसी ऐसे व्हीकल से गुड्स ले जा रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, जो कि नॉन मोटर व्हीकल है। नॉन मोटर व्हीकल का मतलब क्या होता है साहब आपका, कि यहाँ पे बताओ, जैसे रिक्शा, ठेला, बैलगाड़ी, अगर यहां से ले जा रहे हो तो फिर आपको क्या है, ई-वे बिल बनाने की जरूरत नहीं।
क्लियर? हाँ जी। अब सपोज करो आप यहाँ से गुड्स ले जाते हो वहां पे, यहाँ से गुड्स ले जा रहे हो आप, मान लो दिल्ली ले जा रहे हो बैलगाड़ी से, पॉसिबल है क्या? नहीं, नहीं पॉसिबल है। पॉसिबल नहीं है बेटा। तो ई वे बिल बनाना, तो ये यहाँ पे एक तरह से लोकल मूवमेंट को छूट दिया है, थोड़ा इधर उधर ले जाते हैं ना, थोड़ा सा इधर से उधर कर लेते हो, वहां हाँ को सर। छूट दिया गया। चलिए तीसरा, एग्जेम्प्टेड गुड्स। अब एग्जाम गुड्स ही एग्जाम्प्ट है तो उसकी मूवमेंट पे हमें क्या कंट्रोल करना है, उस पर क्या चोरी होगी यार? समझ में आ रही? हमने गुड्स को पूरा एग्जाम्प्ट कर दिया तो क्या चोरी होगी यहाँ पे? चौथा, नॉन टैक्सेबल गुड्स, जो जीएसटी के प्रीव्यू में आते ही नहीं है। बताओ कौन नहीं आते जीएसटी के प्रीव्यू में? एल्कोहलिक, एल्कोहलिक, ह्यूमन कंजम्पशन और 5PP। मोटर स्पिरिट। क्रूड, चलिए हाँ जी। फिफ्थ, अगर आपको पता हो जिसको सप्लाई ही नहीं माना जाता, शेड्यूल थर्ड सप्लाई। नेगेटिव लिस्ट। हाँ जी, शेड्यूल थर्ड, नेगेटिव लिस्ट है ही नहीं, उसमें हमने माना ही नहीं है, तो क्या जीएसटी के प्रीव्यू में नहीं है? समझ में आ रही बात? अगर आप देखिएगा, बहुत प्यारा सा चार्ट है ये आपका, एक्सेप्शंस है ऑफ वो क्या लिखा है? क्या ये क्या लिखा है? गुड्स मेंशन इन, गुड्स मेंशन इन एनेक्स्चर। ये क्या होता है? लो, एनेक्स्चर क्या होता है? एनेक्स्चर्स होता है बेटा, जैसे रूल्स होते हैं ना, जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के साथ में कुछ अटैचमेंट जो आते हैं आपके, उसको बोलते हैं एनेक्स्चर, जो साथ में अटैच किया हुआ होता है। हाँ जी। जैसे सारे रूल्स हैं कि भैया एज अटैच, जैसे आप मेल भेजते हो, आप मेल भेजते हो उसके साथ कोई फाइल अटैच करते हो ना, यस सर। तो वो एनेक्स्चर है। ठीक है, चलिए, होप ये समझ में आया होगा। अब देखिए हाँ, अगर वो देखिए, अगर किसी गुड्स का वैल्यू, गुड्स का वैल्यू अगर 50,000 से क्या है आपका कम है, तो भैया ऊपर ही वो बना हो जाएगा उसका, तब तो ऊपर ही बना हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, तो आप ये ना सोचे कि सर यहाँ पे ये भी लिख देते हैं गुड्स वैल्यू ₹50,000 लेस देन 50,000, चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वो एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि ऊपर के हिसाब से तो बनाना है, लेकिन फिर भी हमें नहीं बनाना है। आया समझ में आया? हाँ, इसलिए आप यहाँ पे ये ना लिखेंगे लेस देन ₹50,000। क्यों? क्योंकि 50,000 नहीं होगा तो ऊपर ही नहीं आएगा यार, ऊपर ही नहीं बनाना है, फिर कहेंगे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि मेन रूल के अकॉर्डिंग तो उसको बनाना है, लेकिन इसकी वजह से उसको नहीं बनाना है। आया समझ में? चलिए, यस सर, आ गया। ठीक है, मैं वापस ले रहा हूं उसको, ई वे बिल को पूरा मैं वापस ले रहा हूं, प्लीज ध्यान रहे। तो, सर इसको चार्ट को थोड़ा ऐसे करो छोटा। तो इस ई वे बिल को आप एक काम कीजिएगा बेटा, ये वाली ई वे बिल की कल की क्लास को आप वार्म अप क्लास मानिएगा, और इस वाली क्लास को, क्योंकि कल क्लास में चार्ट वगैरह नहीं बनाए थे तो मैं भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो इस वाली क्लास को वापस से आप तुरंत पूरा क्लास मानिएगा। ठीक है, थोड़ा ऊपर भी करो। अरे पहले ये तो ले ले बावड़े। ये तो ले ले सर, 3 उंगली का कहा। ये ले, बस बस, आ गया। तू चार्ट बना के वापस कॉपी में बनाता भी है कि साला ये उंगलियों का काम करता है? नहीं बनाता हूँ ना, ऐसी है? क्या हाँ, बनाता हूँ ना। ये भेजना साहब मेरे को, आज सब बना के भेजना। हाँ, भेज दूंगा। चलिए, तो ये वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, दिस पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड। तो अभी तक ई वे बिल में मैंने क्या क्या डिस्कस किया? सबसे पहले ई वे बिल क्या है भैया, हम ई वे बिल का सेक्शन कौन सा है? 68। रूल कौन सा? 138, 136। 138 डपोड़। हाँ 8 सर 8। हाँ जी, अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ बेटा ई वे बिल के रूल्स कहाँ कहाँ अलग अलग बने हुए हैं, हमें CGST में बना हुआ है, तो ये 138 किसका है? CGST का है या SGST का है? ये CGST का है भैया, ध्यान रहे,
138 किसका है? ये CGST रूल का है। CGST का है। चलिए उसके बाद में अब हमने बात कही कि इसकी हम क्या, फिर हमने देखा इसमें हमने एक पॉइंट देखा कि भैया ई वे बिल बनाना चाहिए। चलिए तो उसमें सेक्शन 68 में क्या कहता है, 138 में क्या कहता है, ये हमने देख लिया। फिर ई वे बिल क्या कहता है भैया, इसकी वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, ये हमने देख लिया। कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स क्या होता है, ये हमने देख लिया। 50,000 इसमें लिमिट होती है, उसके एक्सेप्शंस क्या है, ये हमने देख लिया। कौन बनाएगा, ये हमने देख लिया। हाँ जी। Who caused movement of goods, ये हमने पढ़ लिया बात। Who undertakes to the transport of the goods। देखिए अगर सीधी सी बात है, इसमें कौन करता है, जो अंडरटेक करता है, अंडरटेक टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स। सीधी सी बात है, जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए अंडरटेक करता है। अब अगर वो सप्लायर है तो सप्लायर हो जाएगा, और अगर रेसिपिएंट है तो रेसिपिएंट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? चलिए, और अगर यहाँ पे अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू ए रजिस्टर्ड नॉन रेसिपिएंट है तो ऐसी कंडीशन में फिर रजिस्टर्ड पर्सन ही होगा, चाहे कोई भी मूवमेंट करे, कोई दिक्कत नहीं है। इंफॉर्मेशन पार्ट ए जो होता है आपका, पार्ट ए क्या होता है आपका, अगर मैं पार्ट ए की बात करता हूं तो यहाँ पे EWB01, पार्ट ए को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे EWB01 बोलते हैं। हाँ जी, पार्ट ए कौन भरेगा भैया, रजिस्टर्ड पर्सन। कौन भरेगा, रजिस्टर्ड पर्सन हु इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। लेकिन पार्ट ए को, इंफॉर्मेशन ऑफ पार्ट ए और किसके द्वारा भरा जा सकता है, ट्रांसपोर्टर के द्वारा भी भरा जा सकता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा भी भरा जा सकता है। और पार्ट बी टू बी फर्निश्ड बाय पर्सन हु इज ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स, यानी पर्सन हु इज, अच्छा पार्ट बी भी कंसाइनर कंसाइनी भी भर सकता है, और ट्रांसपोर्टर भी बढ़ सकता है, और ट्रांसपोर्टर भी बढ़ सकता है। चलिए इंफॉर्मेशन ये हमको समझ में आ गया। Who can generate the e-way bill? अब भैया ई-वे बिल, पहली बात ई-वे बिल कौन जनरेट कर सकता है, रजिस्टर्ड कंसाइनर और कंसाइनी। रजिस्टर्ड कंसाइनर और कंसाइनी ई-वे बिल जनरेट कर सकता है। समझ में आ रही है ये चीज? अच्छा, और कौन जनरेट कर सकता है भैया, और द ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर गुड्स ई-वे बिल जनरेट कर सकता है। हाँ जी, और अगर आपका साला नाइदर कंसाइनर नॉर कंसाइनी जनरेट, तो फिर कौन जनरेट करेगा, ट्रांसपोर्टर। क्लियर है? चलिए ये पॉइंट भी हमने देख लिया था। हाँ जी, अब देखिए ये एक पॉइंट हमारा क्या कहता है, सब कुछ वापस नए डिजाइन से नए फॉर्म से पढ़ रहे हैं। हाँ जी, देखिए गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे शैल बी डिलीवर्ड ओनली ऑन प्रोडक्शन ऑफ ई-वे बिल। सही बात कहता है। अरे अरे अरे, टीवी अभी नहीं देख सकते बेटा, पापा क्लास ले रहे हैं ना। डॉक्टर्स डे कल हो गया बेटा। कैसे? बिना गिफ्ट, बिना केक के। अरे आएगा आएगा, गिफ्ट आएगा, आज बनाएंगे। हाँ जी, तो गलत बात है सर, आपने गिफ्ट नहीं दिया। चलिए तो अब हम यहाँ पे जो बात कहें, हाँ 8:30 बज चुकी है। चलिए अभी से तो हमारी क्लास शुरू होती है, अब से तो क्लास शुरू होती है ना बेटा। नहीं आज से नहीं, खेलने का टाइम है बच्चों का। खेलने का टाइम है बच्चों का। सर हमारा खेलने का टाइम हो गया सर। बस बस बेटा क्लास लेने दे। हाँ जी, सो अब अगर मैं बात कहूँ यहाँ पे, ये क्या कहता है, रेलवे में क्या, कहाँ गए थे हम लोग यहाँ पे। हाँ जी, रेलवे की बात कर रहे हैं, तो रेलवे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेलवे में क्या बोला गया भैया, वो बोलता है कि साहब रेलवे शैल बी डिलीवर्ड ओनली ऑन प्रोडक्शन ऑफ ई-वे बिल। क्या मतलब हो गया कि अब देखो होता क्या है, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इसमें और डिस्कस कर लें, हल्का सा डिस्कस कर लें ई-वे बिल के बारे में।
ई वे बिल कब बनाया जाता है? व्हेन ई वे बिल। तो अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड है, अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन क्या है, बाय रोड है, तब तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स आपको ई वे बिल बनाना होगा। यानी माल स्टार्ट हो रहा है ना, उससे पहले आपको ई वे बिल जनरेट कर देना पड़ेगा। बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स आपको पार्ट ए एंड पार्ट बी ये दोनों ही आपको फाइल कर देना होगा। अगर अदर मोड से है, तो इसमें क्या हो गया, जो आपका पार्ट ए है वो तो बिफोर हो जाएगा, बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स, जबकि आपका जो पार्ट बी है ये आप आफ्टर भी उसको क्या कर सकते हो, आफ्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स, आफ्टर मूवमेंट हैज बीन स्टार्टेड, आफ्टर मूवमेंट बीन स्टार्ट, उस समय भी आप कर सकते हो। तो अब यहां पे क्या हुआ, जैसे आपने रेल से माल भेज दिया, तो अब रेलवे आपके लिए पार्ट बी नहीं बनाएगा बेटा, पार्ट बी आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। एक नहीं, हाँ जी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो मेरा जो ई वे बिल होता है, ई वे बिल में क्या होता है कि ट्रांसपोर्टर, अब ई वे बिल के अंदर, और मैं अगर बात कहूँ यहाँ पे एक और चीज होती है ई वे बिल के अंदर, ई वे बिल में आप क्या करते हैं, ई वे बिल में आप रिसिपिएंट का भी क्या कहते हैं, नाम लिखते हैं। देखो ई वे बिल में क्या होता है, जैसे मैं माल भेज रहा हूँ, मैं सप्लायर हूँ, मैं माल भेज रहा हूँ, मैं सपोज राधा किशन को माल भेज रहा हूँ, तो यहाँ से मैं ई वे बिल जनरेट करूंगा, मैं पोर्टल पे जाऊंगा, एक कॉमन पोर्टल पे जाऊंगा, ई वे बिल जनरेट करूंगा, और वहां पे ये ई वे बिल की इंफॉर्मेशन, मैं किसको माल भेज रहा हूँ साहब, राधा कृष्ण को माल भेज रहा हूँ, तो ये ई वे बिल की इंफॉर्मेशन यहाँ पे राधा कृष्ण को पहुंच जाएगी। अब राधा कृष्ण के पास में क्या होगा, राधा कृष्ण के पास में एक मेल भी आएगा, उसके पास में एसएमएस भी आएगा कि आपके अगेंस्ट में एक ई वे बिल जनरेट हुआ है, आपको इतने का माल आ रहा है। अब अगर राधा कृष्ण के पास में 72 आवर्स होते हैं, राधा कृष्ण चाहे तो 72 आवर्स के अंदर अंदर उस ई वे बिल को रिजेक्ट कर सकता है, यानी कि उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बोला नहीं 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 नहीं, मेरा माल नहीं है भैया, नहीं 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 नहीं, मेरा माल नहीं है। ऐसे काफी चीजें इनिशियली हुई थी कि जीएसटीएन नंबर गलत लिख दिए गए थे। आप जब ई वे बिल जनरेट करते हैं तो ई वे बिल में क्या होता है, जो रिसिपिएंट होता है, जहां माल जा रहा है उसका, और जो जहां से माल भेजा जा रहा है उसका, जो भी आपका अगर बात कहें तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप उसको क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, ऐसी कंडीशन में क्या हो गया कि अब राधा कृष्ण का जैसे आपने, मैंने फिलअप की, जीएसटी मैंने वहां पे डाल दिया, तो जीएसटी जैसे मैंने वहां पे डाला बेटा, तो अब क्या हो गया, अब ये हो गया राधा कृष्ण का माल है ही नहीं, तो राधा कृष्ण चाहे तो उसको वहां से कैंसिल कर सकता है, वो होता है ई वे बिल का कैंसिलेशन। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे हाँ जी, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे गुड्स भेज दिया, रेल से मैंने गुड्स भेजा है, और वापस आके मैंने क्या किया, रेल से गुड्स भेजा तो उससे भेजने से पहले मैंने पार्ट ए तैयार कर लिया, और भेजने के बाद में मैंने पार्ट बी तैयार कर लिया। अब ये सारी इंफॉर्मेशन किसके पास में चली जाएगी, ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे रेसिपिएंट के पास चली जाएगी, जो कंसाइनी है उसके पास में चली जाएगी। कंसाइनी उस ई वे बिल को ले जाएगा, और कंसाइनी ई वे बिल को ले जाकर उस ई वे बिल की कॉपी
जब तक आपने ई वे बिल नहीं चढ़ाया होगा तो रेलवे उस कंसाइनी को उसकी डिलीवरी नहीं देगा। समझ में आ रही है पॉइंट? यस सर। यस सर। हाँ जी। अच्छा, अब वो कहता है कि साहब मैं ई वे बिल जनरेट करना चाहता हूँ, अगर मेरी वैल्यू 50,000 से कम, मैं कर सकता हूँ क्या? हाँ जी बिल्कुल कर सकता है, ऑप्शनल है। ओके। डिटेल ऑफ कन्वेंस मे नॉट बी फर्निश्ड इन पार्ट नंबर 2। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स अप टू 50 किलोमीटर डिस्टेंस from place of business of consignor to place of business of transporter for further transportation, or from place of business of transporter finally to place of business of the consignee। क्या कहता है साहब? इस पॉइंट को समझिएगा। ये कहता है साहब कि नेक्स्ट पॉइंट, हाँ जी, ये कहता है कि देखिए हमारा पार्ट ए भी होता है और पार्ट बी भी होता है। अगर ई वे बिल की मैं बात करता हूं तो ई वे बिल में मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, ये ई वे बिल में मेरा दो पार्ट होते हैं साहब, पार्ट ए भी होता है और पार्ट बी भी होता है। पार्ट ए तो कंसाइनर, कंसाइनी, ट्रांसपोर्टर कोई भी फिलअप कर सकता है, कंसाइनर की इंफॉर्मेशन ये तो होना ही चाहिए, ये तो आपका होना ही चाहिए। लेकिन पार्ट बी में वो क्या कहता है, फॉलोइंग सिचुएशन में आप पार्ट बी की इंफॉर्मेशन नहीं भी भरोगे तो चलेगा। इफ नॉट देन ऑल्सो ओके, बट ये तो होना ही चाहिए। अब इफ नॉट देन ओके, देन ऑल्सो ओके में क्या है भैया? पहला पॉइंट कि आप गुड्स को क्या कर रहे हो, देखिए आप गुड्स को भेज रहे हो ट्रांसपोर्टर के पास में, फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनर टू प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स। यानी गुड्स कहां पे जा रहा है? हमारे ऑफिस से ट्रांसपोर्टर के पास में जा रहा है। यानी वी आर सेंडिंग द गुड्स to transporter for further supply। फॉर फर्दर सप्लाई क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आपने, जैसे सपोज कीजिएगा मैं कोई गुड्स भेजना चाहता हूं तो मेरा ट्रांसपोर्टर कहता है चलिए साहब आप एक काम कीजिए, अपना माल यहां भिजवा दीजिएगा, यहां से हम दिल्ली ले जाएंगे। अब मैंने वो गुड्स किसको भेज दिया? ट्रांसपोर्टर को भेज दिया। मैंने वो गुड्स किसको भेज दिया? ट्रांसपोर्टर को भेज दिया फॉर द फर्दर सप्लाई। चलिए दूसरा कंडीशंस क्या है? ट्रांसपोर्टर के पास से मेरे पास में माल आ रहा, मैंने कहीं से माल मंगवाया, मैंने दिल्ली से माल मंगवाया। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर है एक, यहाँ पे जोधपुर में एक बासनी में ट्रांसपोर्ट नगर है, वहां पे क्या हुआ? वहां पे गुड्स आ गया। अब ट्रांसपोर्टर ने मेरे को कॉल किया, साहब गुड्स आ गया है, आके अपना गुड्स ले जाइए। तो सेकंड पॉइंट क्या होता है? सेकंड पॉइंट में देखिए, सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया यहाँ पे, फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर फाइनली टू द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंसाइनी। समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ पे क्या हो गया? सेंडिंग द, यहाँ पे गुड्स कहां से आ रहा है? फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर टू प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनी। या तो क्या हो रहा है? हाँ जी, दिस या तो ये सिचुएशन है या ये सिचुएशन है।
प्लस डिस्टेंस जो है वो आप देखिए यहां पे अगर आपने कहा पॉइंट ऊपर हम बात कहें अप टू 50 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है बेटा? डिस्टेंस है अप टू 50 किलोमीटर। तो ऐसी कंडीशन में, तो इस कंडीशन में भैया पार्ट ए देना जरूरी है क्या? हाँ जी, पार्ट ए देना तो जरूरी है ही, पार्ट ए देना तो जरूरी है ही, लेकिन पार्ट बी की जरूरत नहीं है। व्हीकल नंबर ना व्हीकल का इन्फो, ट्रांसपोर्टर का नाम पता, वो सब जरूरी यहाँ पे नहीं है। बात समझ में आती है नहीं आती? चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ कि अगर आपने क्या किया फर्दर ट्रांस, हाँ जी प्लीज रेज योर हैंड जिसको ये पॉइंट समझ में आ गया। प्रभात, सुमन, समझ में नहीं आया आप लोगों को? जितेंद्र, नहीं आया तो बताओ क्या चीज समझ नहीं आई? सर हाँ, सर इतने से डिस्टेंस के लिए भी हमें ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। पार्ट ए तो डालना ही पड़ेगा, ठीक है। अरे ई वे बिल अगर बात कहें, ई वे बिल में तो क्या बोला गया भैया, अगर तुम्हारा सप्लाई हो रहा है, अगर तुम्हारा सप्लाई हो रहा है तो अगर तुम्हारा मूवमेंट हो रहा है गुड्स का, तो उसमें भी आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर मैं बात कहूँ यहाँ पे कि अगर सपोज कीजिएगा तुम्हारी शॉप है और गली के बाहर तुमने किसी को माल बेचा है, गली के बाहर ही तुमने किसी को माल बेचा है और वहां से यहां से तुम रवाना कर रहे हो गुड्स, गली के बाहर रवाना कर रहे हो, तुमको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ओके सर, समझ में आती बात? तो अगर थ्योरेटिकली बात करें, लॉ की बात करें तो यस जनरेट करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली ऐसा कोई जनरेट होता नहीं है, करते नहीं। चल प्रभात भाई है तो क्लास में, है कि नहीं है? अरे आज प्रभात क्लास में है कि नहीं भैया? यस सर। तो क्या समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। हाँ जी, क्या कह रहा? पासवर्ड बता, दिखा। हाँ जी चलिए सर, तो ये सारी बातें यहाँ पे हो गई, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आज का ये पॉइंट भी मैंने कर लिया। मैं अगेन कहता हूँ, मैं ई वे बिल आपको रिपीट करवा रहा हूँ बेटा, आज की क्लास को ही फुल एंड फाइनल क्लास माने, इसी को वापस अच्छे से देखें। चलिए, ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू अनदर कन्वेंस। सर हाँ सर एक बार चार्ट का स्क्रीनशॉट लेना था। ये थोड़ा सा और जूम आउट कर दो। जूम इन करूं, जूम आउट करूं? आउट करो सर थोड़ा सा। आउट तो बड़ा हो जाएगा ना। सर थोड़ा सा साइड में सर, वो प्लस के बाद वाले। हो गया सर। हो गया? सर थोड़ा नीचे वो ब्लू। अरे हाँ, वो भी सब कर दो। अटक गया सर वापस। अरे एक मिनट, और ये क्या लिखा है? इफ नॉट देन, इफ नॉट देन ऑल्सो ओके, ई साइलेंट है।
सर ब्लू वाला तो लिखा ही नहीं आपने। अरे बेटा कौन सा ब्लू वाला दिखा रहा हूँ यार, मैं किसी और ये है ले। हाँ ये वाला, ये वाला। ठीक है सर। हाँ जी, ये ले, ये ले, सारा चार्ट ही ले लेते ले। ये तो ले ले सर। ले लिए ठीक। ओ, अब देखिए, हाँ जी आइए। तो यहाँ तक बात हमारी हो गई है। ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू अनदर कन्वेंस, अब इसकी बात करें। अब होता क्या है, जैसे मैंने आपको, नेक्स्ट पॉइंट मेरा, ट्रांसपोर्टिंग अनदर कन्वेंस। अब देखो भाई, इसमें कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। इसको ट्रांसशिपमेंट भी बोलते हैं, इसको ट्रांसशिपमेंट भी बोलते हैं। ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स ये भी बोलते हैं बेटा। यानी मैंने गुड्स को क्या किया, एक ट्रक में रवाना किया, ये मैं पढ़ा चुका हूं वैसे। एक ट्रक में रवाना किया और गुड्स यहां पहुंचा, फिर ये ट्रक यहां पहुंचा। अरे थोड़ा लंबा छोटा है वही समझ लेना, ये ट्रक है वो, समझ में आई? हाँ जी, तुम ये मत बोलना सर ये तो लंबा है, ये छोटा कैसे। नहीं सर हम समझ गए। हाँ जी। ये गुड्स यहाँ पहुंचा, तो यहां से क्या होगा, गुड्स एक दूसरे दूसरे ट्रक में लोड हुआ, दूसरे ट्रक में गुड्स लोड हुआ, अनदर लोड। और उसके बाद में क्या हुआ, ये यहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुंचा, ये यहाँ पे पहुंचा। तो हाँ, तो उस पे ले लेना आईपैड पे, नहीं ये, हाँ जी। तो अब इसकी कंडीशन, ऐसी कंडीशन में क्या हो बेटा, देखो ये है मेरा व्हीकल नंबर 1, ये है मेरा व्हीकल नंबर 1। रास्ते के दौरान क्या हुआ, व्हीकल नंबर 1 से व्हीकल नंबर 2 में गया गुड्स, और फिर व्हीकल नंबर 2 से क्या हुआ, यह डेस्टिनेशन पे गया। थोड़ा गर्म करके देना। हाँ जी। तो नाउ यहाँ पे इसको हम बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसशिपमेंट। ड्यूरिंग द ट्रांजिट जब गुड्स आपका एक कन्वेंस से दूसरे कन्वेंस में ट्रांसफर होता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट। दोस्त, अब ऐसी कंडीशन में जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे, एक कन्वेंस से दूसरे कन्वेंस में गुड्स शिफ्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे पहले, अच्छा बताइए, कन्वेंस की डिटेल पार्ट ए में होती है, पार्ट बी में होती है? पार्ट बी में होती है। कहाँ पे होती है? अभी मैंने कौन सा पार्ट बोला तू? बी। हाँ जी, तो पार्ट बी में कन्वेंस की डिटेल होती है। तो यहां पर भी आप क्या करेंगे, पार्ट बी में जाएंगे, पार्ट बी में जाके वहां की कन्वेंस डिटेल में, वहां की डिटेल को वहां थोड़ा चेंज करेंगे, तो कन्वेंस डिटेल वहां पे चेंज हो जाएगी, पार्ट बी की डिटेल चेंज हो जाएगी। समझ में आया चीज? चलिए, अब यहां पे
तो पार्ट बी में आपको फिर नए कन्वेंस की यहाँ की पार्ट बी में आपको क्या करना पड़ेगा, अब वहां पे 1 की जगह पे 1 को हटाना पड़ेगा और उसकी जगह पे कौन सी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी बेटा, 2 कन्वेंस नंबर 2 की इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। चलिए चलिए, तो ट्रांसशिपमेंट, इसको हम ट्रांसशिपमेंट भी बोलते हैं, इसको हम ट्रांसशिपमेंट भी बोलते हैं। आई कंसोलिडेटेड ई वे बिल इन केस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। चलिए, अब वो क्या होता है कि रोड ट्रांसपोर्ट, ये पॉइंट हमने वैसे समझ लिया था, इसमें ज्यादा कुछ नई बात नहीं है। क्या हुआ कि जो ट्रांसपोर्टर है, अब जो ट्रांसपोर्टर है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टर बेटा क्या काम करता है, ट्रांसपोर्टर के पास में क्या हुआ, ए गया, ए बी सी डी, ये सब अपने अपने गुड्स भेज रहे हैं, ये सब अपने अपने गुड्स भेज रहे हैं। और ये सब के गुड्स कौन ले जा रहा है, ये सब के गुड्स ले जा रहा है एक ट्रांसपोर्टर है टी, वो ले जा रहा है, वो यहाँ पे बस में माल, ये जो भी उसका लोडिंग है इसमें सारे गुड्स जा रहे हैं और ये आगे चल रहा है। तो अब ये लोग तो अपने इंडिविजुअल ई वे बिल जनरेट करेंगे ही करेंगे, वो उसके हिसाब से देखा जाए। चलिए, जैसे ए का गुड्स है 60,000 का, बी का गुड्स है 45,000 का, सी का गुड्स है 20,000 का और डी का गुड्स है 75,000 का। बताओ इंडिविजुअल ई वे बिल किस किस के जनरेट होंगे, ए और डी के, ए के और डी के, बी के और सी के नहीं होंगे, बी के और सी के नहीं होंगे क्योंकि उनकी वैल्यू 50,000 से क्या है, कम है। तो अब यहाँ पे लेकिन ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, ट्रांसपोर्टर अपना एक कंसोलिडेटेड बिल ई वे बिल जनरेट करेगा। ट्रांसपोर्टर खुद अब क्या करेगा, अच्छा ये ट्रांसपोर्टर कौन, ट्रांसपोर्टर बाय रोड, ये सारा झमेला किसको आया बेचारे, ट्रांसपोर्टर ऑफ रोड को आया है। समझ में आ रही है, वो अपना एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल जनरेट करेगा जिसके अंदर वो इस ट्रक के अंदर किस किस का माल ले जा रहा है, उसकी क्या क्या वैल्यू है, वो सारी बातें यहाँ पे रखेगा, वो सारी बातें यहाँ पे डिटेल डालेगा। तो अब उसके कंसोलिडेटेड ई वे बिल में क्या होगा, 60,000 भी आएगा, 45 भी आएगा, 20 भी आएगा, 75 सब कुछ आएगा। समझ में आ रही है बात, उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड ई वे बिल। तो कौन से होगा, इन फॉर्म नंबर जीएसटी EWB 2 में वो आपका डिक्लेयर करेगा। समझ में आती है, क्लियर है ये पॉइंट? हाँ जी, यस सर। अब हालांकि अभी कंसोलिडेटेड का अभी ये प्रोविजन इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अपने हैं, अपने को समझ में आना चाहिए कोर्स में अपने। चलिए, कैंसिलेशन ऑफ ई वे बिल। हाँ जी, 72 आवर्स, ओके, मैंने आपको शायद 72 आवर्स बताया आई थिंक ना, कि 72 आवर्स के अंदर कैंसिल कर सकता है। एनीवेज, हाँ 72 आवर्स के अंदर कैंसिल कर सकता है, अभी चेंज हो गया, लेकिन अभी आपको यहाँ विदिन 24 आवर्स ही लिखना पड़ेगा, जबकि अभी क्या हो गया 72 आवर्स फ्रॉम द टाइम। चलिए एक काम करते हैं, इसको E-way bill can be cancelled if either of goods. E-way bill can be cancelled if either goods are not transported or are not transported as per the detail furnished in the E-way bill. The E-way bill can be cancelled within 24 hours from the time of generation. हाँ जी, समझ में आया चीज आपको? सीधी सी बात है, आपने ई वे बिल जनरेट किया लेकिन माल भेजा ही नहीं है, ई वे बिल जनरेट किया आपने माल भेजा ही नहीं है, और या किसी भी कारण से गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ है, तो जो जनरेट कर रहा है वही उसको कैंसिल कर सकता है विद इन द 24 आवर्स। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई वे बिल, वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई वे बिल, डिस्टेंस, अगर आपका देखिएगा यहाँ पे अगर मैं बात कहता हूं यहाँ पे 100 किलोमीटर्स, तो 1 डे इन केस ऑफ अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो। अब थोड़ा सा समझेंगे, देखिए मैंने आज ई वे बिल, अच्छा एक और चीज जो कल मैंने आपको बताई थी वो थोड़ा सा अमेंड हो चुका, 1 डे का मैंने आपको 24 आवर्स बताया था बेटा, वो भी थोड़ा आपको अब अमेंड करना पड़ेगा,
क्योंकि ये हमारे कोर्स में एप्लीकेबल हो गया है, अमेंड ये वाला एप्लीकेबल है, तो जो इसका थोड़ा सा आप सोच ध्यान दें। यहाँ पे अगर मैंने बताऊं आपको ये इस बार अमेंडमेंट हुआ है, तो इसमें से आने की भरपूर संभावनाएं हैं। ये वाला पोर्शन यस, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लो। पीओ पढ़ा रहा हूँ, अंदर जाओ। हाँ जी, तो ये वाले पोर्शंस में क्या बोला गया, ये वाले पोर्शंस में क्या बोला गया, देखिए सबसे पहले यहाँ 1 डे का मतलब समझते हैं। ये 1 डे का मतलब समझेंगे। 1 डे का मतलब क्या होता है? 1 डे का मतलब क्या होता है? जिस डे को आपने ई वे बिल जनरेट किया है, जिस डे को आपने ई वे बिल जनरेट किया है, उसका जो नेक्स्ट डे है, उसका जो नेक्स्ट डे है, उसके रात के 12 बजे, मिडनाइट ऑफ 12। 1 डे समझ में आया आपको? 1 डे कैसे कैलकुलेट होगा? जैसे अब आपने सपोज कीजिएगा 24 तारीख को, 24 फरवरी को आपने कोई ई वे बिल जनरेट किया। 24 फरवरी को मैं मान लेता हूं कि आपने दोपहर के 4 बजे आपने क्या किया, 4 PM आपने क्या किया, ई वे बिल जनरेट किया। तो इसका 1 डे कंप्लीट कब होगा? 25 की तारीख को मिडनाइट, यानी रात के 25 की तारीख के रात के, ध्यान रहे 24 की तारीख की रात को 12 बजे तो 25 शुरू होता है, ठीक है? तो 25 का मिडनाइट, 25 का जो मिडनाइट है, मिडनाइट 12, ये आपका एक दिन कंप्लीट होता है। पहले बताओ ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, तो sir. अगर टेक्निकली देखें तो 24 घंटे से ज्यादा मिल गया। अब क्लियर? टेक्निकली देखें तो 24 घंटे से ज्यादा मिल गया अपने को। अब तो अब क्या हो गया बेटा, अब अपने को यहाँ, अच्छा अगर मैं 24 तारीख को सुबह के 1 बजे, सुबह के 1 बजे अगर मैं ई वे बिल जनरेट करता हूं, यानी रात के 1 बजे एक तरह से हो गया, सुबह के 1 बजे में अगर ई वे बिल जनरेट करता हूं ऑफकोर्स, तो इसका मतलब 25 की रात का 12 बजे ही आपका क्या होगा, ये ई वे बिल का एक दिन कंप्लीट होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? तो यहाँ पे Yes, sir. टेक्निकली 2 दिन मिल गए, टेक्निकली आपको 2 दिन मिल गए साहब। क्लियर? हाँ। चलो जस्ट 1 मिनट होल्ड रखना है। हाँ जी दोस्त, सॉरी कुछ अर्जेंसी से जाना पड़ा, आ गया वापस। आई तो सभी लोग है ना भाई? हाँ है, थैंक यू। है सर, है। चलिए, तो ये आपको यहाँ पे देखिए बड़ा अच्छे से समझेगा, ये चीज को बहुत अच्छे से समझना। मेरे हिसाब से इसमें से एक क्वेश्चन इस बार आने का संभावना रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ सीटू,
हाँ जी, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो दिस इज, अब देखिए तो 1 डे का मतलब समझ में आ गया। अब क्या होगा, मैंने ई वे बिल जनरेट किया, मैंने जो भी ई वे बिल जनरेट किया है वो ई वे बिल मेरा 1 डे तक वैलिड है, वो ई वे बिल मेरा 1 डे तक वैलिड है। ओके सर, अब कब वैलिड है, अब यहाँ पे समझिएगा, अगर मेरा डिस्टेंस यानी मेरा कंसाइनर और कंसाइनी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यदि अप टू 100 किलोमीटर है, अप टू 100 किलोमीटर है, तो बेटा जी ये 100 किलोमीटर मेरे को 1 डे के अंदर, उनका कहने का मतलब क्या है, ये 100 किलोमीटर आपको 1 डे के अंदर क्या करना है, आपको पूरा करना है। समझ में आती है? अब 1 डे टेक्निकली 2 डेज भी हो सकता है, 1 डे टेक्निकली डेढ़ दिन भी हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट इश्यू। लेकिन उनकी नजर में जो 1 डे है, 1 डे के अंदर अंदर तुमको 100 किलोमीटर पूरा करना है। बात समझ में आती कि नहीं आती? चलो, लेकिन अगर तुम्हारा ओवर डायमेंशनल कार्गो है, अगर तुम्हारा ओवर डायमेंशनल कार्गो है, चलिए इसको मैं नीचे लिखना पड़ेगा, वैलिडिटी, पीरियड ऑफ वैलिडिटी, नेक्स्ट पॉइंट। पीरियड ऑफ वैलिडिटी, अब अगर देखिएगा पीरियड ऑफ वैलिडिटी, फर्स्ट तो पहली बात करते हैं 1 डे की बात। 1 डे की बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें मेरा पहला ये 1 डे वहां से ठोक देना भैया, इसको ये आता नहीं है, यहाँ पे कट कॉपी होता नहीं है, वरना मैं कर देता। 1 डे यहाँ से लगा देना, ये 1 डे, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये 1 डे। अब अगर कंसाइनर का प्लेस और कंसाइनी का प्लेस, कंसाइनर का प्लेस और कंसाइनी का प्लेस क्या है अपना, अप टू 100 किलोमीटर है, तो ये जो आप इसकी, तो आपका ई वे बिल जो है, ई वे बिल की वैलिडिटी कितनी रहेगी आपकी, 1 डे रहेगी। ई वे बिल की वैलिडिटी कितनी रहेगी, 1 डे रहेगी। कि भैया आपने देखना है, आपको क्या है, एक दिन के अंदर अंदर, टेक्निकली 1.5 दिन 2 दिन हो सकता है, लेकिन जीएसटी पोर्टल के अंदर एक दिन के अंदर अंदर आपको क्या है, 100 किलोमीटर आपको क्या करना है, पूरा करना है। अच्छा, अब ये किसके लिए है साहब, ये है अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, यानी अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, ओडीसी। चलिए, अब अगर इफ ओडीसी है, इफ ओवर डायमेंशनल कार्गो है, तो ओवर डायमेंशनल कार्गो है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में ई वे बिल की जो वैलिडिटी है वो 1 डे मानी जाएगी, लेकिन 1 डे के अंदर डिस्टेंस कितना तय करेंगे हम, 1 डे के अंदर डिस्टेंस कितना तय करेंगे, वो होगा 20 किलोमीटर। वो कितना होगा, 20 किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर के लिए 1 डे दिया गया है। 20 किलोमीटर के लिए कितना दिया गया, 1 डे दिया गया। क्या कहने का मतलब है, अगर आपके पास में कुछ बहुत बड़ा ट्रक है, ओवर डायमेंशनल कार्गो है, 20 फीट बाई 40 फीट या उससे बड़ा कार्गो है, तो भैया इनके जो आप ई वे बिल जनरेट करते हो, वो अगर इनकी ये दूरी, अगर ये अगर दूरी तय कर रहे हैं, तो एक दिन के अंदर इनको कितनी दूरी तय करनी है भैया, 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। समझ में आती है बात? अगर सपोज कीजिएगा इनका डिस्टेंस, कंसाइनर और कंसाइनी के प्लेस का डिस्टेंस अगर सपोज कीजिएगा 40 किलोमीटर है, तो कितने आपने जो एक ई वे बिल जनरेट किया है वह कितने दिन तक वैलिड होगा, 2 दिन तक वैलिड होगा वो ई वे बिल। उस ई वे बिल के अंदर गुड्स का मूवमेंट 2 दिन तक हो सकता है। समझ में आई ये बात? चल, अब यहाँ पे ओके, उसके बाद में क्या कहा गया, अबव 100 किलोमीटर। अब अबव 100 किलोमीटर के लिए क्या बोला गया, अबव 100 किलोमीटर के लिए बोला गया कि फॉर एनी पार्ट ऑन एंड अबव द 100 किलोमीटर, फॉर एनी पार्ट, यहां पे क्या बोल दिया गया, यहां पे देखिए, फॉर एवरी 100 किलोमीटर्स और पार्ट देयर आफ्टर,
तो उसके बाद में क्या बोला गया, 100 किलोमीटर से जितनी ज्यादा दूरी है, तो फॉर एवरी 100 किलोमीटर, एवरी 100 किलोमीटर और above part thereof, above part thereof, इसके लिए क्या है बेटा, इसके लिए अलग से आपको 1 डे एक्स्ट्रा मिलता है, 1 डे एक्स्ट्रा। क्या मतलब हो गया कि अगर सपोज 225 किलोमीटर है, तो देखिए 100 100 और 25, फॉर 100 तक कितना मिलता है आपको, 1 डे। 100 से ऊपर जो भी एक्स्ट्रा 100 होता है उनके लिए भी 1 डे, और उस 100 के आगे जो उसका पार्ट होता है उसके लिए भी 1 डे। तो अब ऐसे कंडीशन में ये कितना हो गया आपके पास में, 3 डेज हो गया। कितना हो गया आपके पास में, 3 डेज हो गया। तो नाउ अब अगर आप एक ई वे बिल जनरेट करते हैं, एक ई वे बिल जनरेट करते हैं, तो वो ई वे बिल कितने दिन तक वैलिड है साहब, 3 दिन तक, 3 दिन तक वैलिड है। होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब यहाँ पे अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो है, तो ये सारी बातें किसके लिए, ये सारी बातें अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो। अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो है, इफ ओवर डायमेंशनल कार्गो, अगर आपका ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो तब क्या, तो ऐसी कंडीशन में ये जो है फॉर एवरी 100 किलोमीटर पार्ट देयर ऑफ, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फॉर एवरी 20 किलोमीटर्स और above part thereof। हाँ जी, ये सारी चीजें 20 किलोमीटर के लिए हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पे एक इस बार एक नया अमेंडमेंट एक और चीज का है जो आपको अब और ध्यान रखना है। अब देखिए क्या अमेंडमेंट है, अगर ट्रांसशिपमेंट होता है, इफ ट्रांसशिपमेंट, ट्रांसशिपमेंट का मतलब क्या होता है, कि भैया आपका गुड्स क्या होता है, एक जगह से एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में मूव होता है, फिर जाता है, यानी इसमें एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में, ये व्हीकल नंबर 1 है आपका, ये व्हीकल नंबर 2 है आपका, तो एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल में जाएगा, फिर आगे ट्रांसपोर्ट होगा। अगर ऐसा सिचुएशन है, अगर सिचुएशन ऐसा है, तो फिर आपका जो ई वे बिल है, तो फिर आपका जो ई वे बिल है, वो ई वे बिल 1 डे की वैलिडिटी, 1 डे की वैलिडिटी रहेगी उसकी, लेकिन 1 डे कितने किलोमीटर के लिए वैलिड है, 1 डे वो 20 किलोमीटर के लिए ही वैलिड है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ओवर डायमेंशनल कार्गो के लिए भी 20 किलोमीटर है, और अगर ट्रांसशिपमेंट हो रहा है एक गुड्स से दूसरे गुड्स में, एक मूवमेंट से, यानी अगर आपका एक कन्वेंस से दूसरे कन्वेंस में भी गुड्स मूव हो रहा है और फिर आपका ट्रेवलिंग हो रहा है, तो वहां पर भी ये क्या रहेगा, वहां पर भी ये 20 किलोमीटर 1 डे ही ई वे बिल वैलिड रहेगा। बात समझ में आई आपको, यानी 1 डे के लिए 20 किलोमीटर की ही वैलिडिटी है। आप उससे ज्यादा चाहें तो जनरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम 120 किलोमीटर से साहब, हम तो 25 किलोमीटर हमने प्लेस को डिसाइड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ई वे बिल की वैलिडिटी, अगर आपका डिस्टेंस 20 किलोमीटर तक है तो 1 डे की वैलिडिटी है, अगर आपका डिस्टेंस 25 किलोमीटर है तो 2 डेज की वैलिडिटी रहेगी, अगर आपका डिस्टेंस 45 किलोमीटर है तो 3 डेज की वैलिडिटी रहेगी। तो ये है आपका वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल। समझ में आया ये? हाँ जी, क्लियर Yes, है? sir. यस सर। हाँ भैया, 3 उंगली चला ले भैया, अमन अली 3 उंगली चला ले, देख कर लिया, बहुत पहले चल गई थी सर। चलिए मैंने आपके लिए ई वे बिल सारा पूरा रिवाइज कर दिया बेटा, होल आई हैव रिवाइज्ड। चलिए एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शंस, देखिए
जो लोग खुद जनरेट करते हैं वो कैंसिल कर सकते हैं विद इन 24 आवर्स में। जैसे मैंने ई वे बिल जनरेट किया, मैंने माल ही नहीं भेजा या कुछ ट्रांसपोर्टेशन गड़बड़ हो गया, तो मैं अपने द्वारा ई वे बिल को जनरेट किए हो तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ 24 आवर्स में। समझ में आती बात? अच्छा, ई वे बिल मैंने जनरेट किया, सपोज कीजिएगा मैंने ई वे बिल जनरेट किया, मैंने अभिमन्यु को माल भेजा है और अभिमन्यु के पास में, अब क्या हुआ, अभिमन्यु के पास में क्या हुआ, ये इंफॉर्मेशन आ गई। जैसे ही कोई भी सप्लायर ई वे बिल जनरेट करता है तो जैसे ही, सॉरी मैं सप्लायर बोल गया, क्या बोलना चाहिए बताओ मेरे को यहाँ पे? कंसाइनर। वेरी गुड। जब भी कोई कंसाइनर ई वे बिल को जनरेट करता है तो कंसाइनी के पास में इंफॉर्मेशन चली जाती है। तो ई वे बिल जब जनरेट करते हैं तो कंसाइनर कंसाइनी का फोन नंबर, जीएसटी नंबर वगैरह सब देता है, तो उसको ईमेल भी चली जाती है और उसके फोन पे एसएमएस भी आ जाता है कि आपके अगेंस्ट में एक सप्लाई, आपके अगेंस्ट में एक पैकेजिंग आ रही है, एक इनवॉइस आ रहा है, एक आपका शिपमेंट आ रहा है। अगर कंसाइनी ये सोचता है कि नहीं दिस इज नॉट माय शिपमेंट, ये मेरा शिपमेंट तो है ही नहीं, तो ये मेरा शिपमेंट नहीं है, तो कंसाइनी भी क्या कर सकता है, कंसाइनी भी अपने पोर्टल पे जाके टकाटक करके उसको क्या कर सकता है, ई वे बिल को कैंसिल कर सकता है। समझ में आ गई बात? उसको ई वे बिल को रिजेक्ट कर सकता है, मेरा नहीं है भैया, मेरे को नहीं चाहिए माल, ई वे बिल को रिजेक्ट कर सकता है। आया समझ में? आया? तो बड़ा कम्बरसम मामला है। अब अगर सपोज कीजिएगा आपने माल भेजा है, आपने माल चढ़ा दिया और आगे वाले से आपकी कुछ अनबन हो गई, वो आपका ई वे बिल कैंसिल भी कर सकता है। समझ में आ गया? वो आपका ई वे बिल कैंसिल भी कर सकता है, कैंसिल बोले तो रिजेक्ट कर सकता है, वो उसको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, वो उसको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। और इसके लिए 72 आवर्स मिलते हैं, इसके लिए 72 आवर्स मिलते हैं। तो आप देखिए, आप खुद ई वे बिल को कैंसिल कर सकते हैं विद इन 24 आवर्स, सामने वाला ई वे बिल को रिजेक्ट कर सकता है यस विद इन 72 आवर्स। लेकिन अगर 72 आवर्स से पहले ही डिलीवरी पहुंच गई तो डिलीवरी पहुंचने के बाद में वो उसको कैंसिल नहीं कर सकता, डिलीवरी पहुंचने के बाद में उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, उसको रिजेक्ट करना होगा तो उससे पहले करना होगा। तो रिजेक्शन का टाइम पीरियड क्या हो गया, 72 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ द ई वे बिल और डिलीवरी ऑफ डिलीवरी टाइम विच एवर इज अर्लियर। जो भी दोनों में से कम होता है आगे वाला बंदा उसको क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया ये बात? यस सर। हाँ जी। तो दिस इज रिजेक्शंस ऑफ ई वे बिल। मैं इसी के आगे लिख देता हूं बाय कंसाइनर। बाय कंसाइनर या कंसाइनी? नहीं, कंसाइनी। हाँ जी। कितना हो सकता है? within 72 hours from the time of generation of e-way bill or the time of delivery of goods, whichever is earlier. आया समझ में? आया आपको? सो अगर आपने इसके दौरान अगर आपने उसको कैंसिल नहीं किया, सपोज कीजिएगा आपने उसको कैंसिल नहीं किया, ये टाइम है लेकिन आपने उसको भी कैंसिल किया ही नहीं, इफ नॉट कैंसिल रिजेक्टेड तो ये डीम्ड मान लिया जाएगा, डीम्ड दैट ही हैज एक्सेप्ट द डिटेल। अगर आपने कैंसिल नहीं किया, आपके पास मैसेज आ गया, सब आ गया और आपके पास में मैसेज आ गया कि आगे वाले ने माल भेजा है और वाकई में आपने आगे वाले से माल मंगवाया है, तो आपको पोर्टल पे जाके एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। 72 आवर्स तक कुछ मत करो, ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो अगेन जाके उसको एक्सेप्ट करने की आवश्यकता नहीं है, 72 आवर्स तक कुछ ना करे तो वो क्या है, आपका एक्सेप्टेंसी है। समझ में आती है बात? यस सर। चलिए, इज ई-वे बिल रिक्वायर्ड इन ऑल द केसेस? तो कौन कौन से केसेस एक्सेप्शन है, एग्जम्प्ट गुड्स है, वो सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है। क्लियर है पॉइंट? चलिए, डॉक्यूमेंट डिवाइस टू बी कैरिड बाय द पर्सन इन चार्ज इन द कन्वेंस। एक तो क्या होगा, इनवॉइस होगा और बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान होगा। कॉपी ऑफ ई-वे बिल इन फिजिकल फॉर्म, ई-वे बिल नंबर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और द ई-वे बिल नंबर इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और मैप टू ए RFID एम्बेडेड ऑनटू द कन्वेंस। हालांकि ये अभी एप्लीकेबल नहीं है भैया, इसके प्रोविजंस तो बन गए हैं, डायरेक्ट जीपीएस कनेक्शंस होगा, ये होगा, इसके रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये समझ में आता है। आरएफआईडी क्या होता है, कल बताया था मैंने सर, बताया था। हाँ जी, जीपीएस हाँ जीपीएस ट्रैकिंग। हालांकि जीपीएस ट्रैकिंग से रिलेटेड प्रोविजंस तो बन गए हैं, लेकिन अभी तक इसके अभी तक ये
प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है, ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं। समझ में आ गया? तो पर्सन इंचार्ज के पास में क्या क्या होना चाहिए? इनवॉइस होना चाहिए, बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान होना चाहिए, और एक ई वे बिल का कॉपी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? ई वे बिल का कॉपी होना चाहिए। कॉपी अगर नहीं भी है तो ई वे बिल का नंबर भी चलेगा। कॉपी अगर नहीं है तो ई वे बिल का नंबर भी चलेगा। क्यों बताओ? चेक कर सकते हैं ना सर? हाँ जी, अगर पोर्टल पे कॉपी नहीं है तो भैया ई वे बिल का नंबर है, बंदे ने, किसी पर्सन ने रोका अपने को, किसी पर्सन ने क्या है, किसी प्रॉपर ऑफिसर ने रोका अपने को, ए ई वे बिल क्या है? सर ई वे बिल तो नहीं है लेकिन इसका नंबर है, आप चेक कर लो सर। वो जैसे ही नंबर डालेगा तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि उस ट्रक के अंदर क्या है क्या नहीं है। समझ में आती है बात? चलिए, वैलिडेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। हाँ भैया, कौन वैलिडेट कर सकता है? कमिश्नर का पट्टा जो भी है आपका, कमिश्नर का बंदा जो भी है वो उसको क्या कर सकता है? कमिश्नर साहब का जो भी बंदा है वो उसको वैलिडेट कर सकता है। समझ में आती है बात? वो आपको ई वे बिल को बीच में चेक भी कर सकता है, रोक भी सकता है, फिजिकल कॉपी चेक कर सकता है। क्लियर? ये फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकते हैं, लेकिन एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया तो जब तक जरूरी नहीं है, अनलेस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इवेजन ऑफ टैक्स, आपका सब्सिक्वेंट उसी स्टेट में क्या है, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। हाँ जी। सो वेरिफिकेशन हो गया, इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स, ये हमने, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये वैसा ही है एज जैसा हमने कल डिस्कस किया, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ये सेम है आपका। हाँ जी, सेम है आपका। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट योर ई वे बिल। बोलो, समझ में आया आपको ई वे बिल? यस सर। यस सर। तो इस तरह ही हमारा चैप्टर फिनिश होता है बेटा, ई वे बिल का चैप्टर हमारा फिनिश होता है। थैंक यू सर। सर ब्रेक। चलिए, थैंक यू सर। अब देखिए यहाँ पे ये ई वे बिल हो गया आपका। अब मैं आपकी क्लास लेता हूँ अप्रोक्स, वापस मैं लूंगा 9:45 बजे। ओके सर। ठीक है? आई विल टेक योर यस क्लास सर। एट 9:45। ठीक है? ओके सर। चलिए, हाँ बोलो। सर, जो हाँ। नेक्स्ट चैप्टर होगा ना उसका एक बार पीडीएफ शेयर कर देना ना। ठीक है, ओके।